अपने पिछले लेक्चर के अंदर 20 एमसीक्यू किए थे। अब नेक्स्ट अपने चालू करते हैं एमसीक्यू। तो ये देखते हैं कि कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन अपना है जिसके अंदर लिखा हुआ है 21 नंबर के अंदर कि पल्स प्रेशर ऑफ BP 140/90 mmHg। तो डायरेक्ट ही ये सिंपल क्वेश्चन है और मोस्टली एम्स के अंदर पूछा जाता है कि पल्स प्रेशर क्या है। तो अपने को सबसे पहले पल्स प्रेशर का ध्यान होना चाहिए कि पल्स प्रेशर किस प्रकार निकालेंगे। पल्स प्रेशर निकालने का एक तरीका होता है कि सिस्टोलिक BP माइनस क्या कर दो डायस्टोलिक BP। सिस्टोलिक BP को डायस्टोलिक BP में माइनस कर देते तो क्या आ जाता है अपना पल्स प्रेशर। जैसे अगर बात करें 140 माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 mmHg। ये क्या है पल्स प्रेशर रहेगा। क्लियर। इसी प्रकार अपने से पूछ लेता है कि नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है। तो अगर नॉर्मल की बात करें नॉर्मल BP होता है 120/80 mmHg। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा अभी 40 mmHg। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है 40 mmHg। क्लियर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े लेवल पे भी एग्जाम पूछ सकते हैं इसमें। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि पल्स प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है। सिस्टोलिक BP को डायस्टोलिक BP में से डायस्टोलिक BP को सिस्टोलिक BP में से घटा देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट फॉर ए पेशेंट न्यूली डायग्नोज विद मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। अब आपको पता है एमआई आपको पता है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मायोकार्डियल सेल को नहीं मिलती तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा एमआई हो जाता है। तो एमआई होते ही ये कह रहा है जिस पेशेंट के अंदर एमआई होता है तो एमआई आपको पता है इस्चेमिक अटैक भी होता है। क्लियर। और एमआई के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने से क्वेश्चन अपने से कार्डिक मार्कर से भी पूछ सकता है कि कार्डिक मार्कर कौन सा पहले बढ़ेगा। मायोग्लोबिन वगैरह हो गया। ठीक है। और ट्रोपोनिन T या ट्रोपोनिन I है वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए काम आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि एप्रोप्रिएट अपने डाइट क्या रहेगी, उस पेशेंट की डाइट क्या रहेगी। तो उस पेशेंट को डाइट कौन सी देनी है हमेशा लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, क्योंकि सोडियम उस पेशेंट को कम देना है। क्लियर। लिक्विड का कोई मतलब नहीं है। NBO भी नहीं रखते हैं और जनरल एज टॉलरेटेड ये भी ऑप्शन है, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। अपने से डायरेक्ट इसने क्वेश्चन पूछा है कि MI वाले पेशेंट को किस प्रकार की डाइट देनी है। तो हमेशा ध्यान रहे लो सोडियम और कोलेस्ट्रॉल डाइट उसको दी जाती है। क्लियर। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ECG से लिया गया है कि ECG चेंज इन मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन की मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के अंदर ECG के अंदर क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। क्या ST सेगमेंट एलिवेट। अब आपको पता है नॉर्मली ECG होती है वो इस प्रकार होती है जिसमें P Q R S और T वेव आती है। तो इसके अंदर क्या होगा जैसे ही मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा क्या मिलेगा आपको ST सेगमेंट क्या मिलेगा एलिवेट मिलेगा। ST सेगमेंट क्या मिलेगा आपको एलिवेट मिलेगा। ये अपने को ध्यान रखना है कि ST सेगमेंट तो क्या हो जाएगा एलिवेट हो जाएगा और उसके बाद T वेव इनवर्ज हो जाएगी। इनवर्ज T वेव क्या हो जाएगी इनवर्ज हो जाएगी। और कई बार अबनॉर्मल Q वेव, वैसे तो Q वेव आती नहीं है लेकिन अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर Q वेव आ सकती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ECG के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं MI वाले पेशेंट के अंदर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट वो इज रिसीव डाइजोक्सिन टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। तो इसने पूछा अपने को डाइजोक्सिन, किसका पूछा है डाइजोक्सिन का। ठीक है अभी इनोट्रोपिक है
आगे बात सुनिए। अब डाइजोक्सिन है वो हमेशा ब्रेडीकार्डिया करवाती है। क्या करवाएगी? ब्रेडीकार्डिया। ठीक है भाई, डाइजोक्सिन। अब जब भी आप डाइजोक्सिन दे रहे हो तो उस केस के अंदर अगर जैसे अगर बात करें चिल्ड्रन की या इन्फेंट की, तो अगर 90 बीट पर मिनट अगर पल्स रेट क्या चले 90 से उसकी कम चले तो अपने उसे डाइजोक्सिन नहीं देनी। और अडल्ट की बात करें, अडल्ट की, तो अडल्ट के अंदर हमेशा ध्यान रहे बिलो 60 बीट पर मिनट, अगर 60 से भी कम है हार्ट रेट तो उस केस के अंदर ये नहीं दी जाती डाइजोक्सिन। आगे बात सुन में। अब डाइजोक्सिन कराएगी तो ब्रेडीकार्डिया। अब ये कह रहा है कि जब आप डाइजोक्सिन दे रहे हो तो उसका क्या साइड इफेक्ट आएगा। तो अब देखो साइड इफेक्ट की बात करें, रिंगिंग इन द ईयर। अब ईयर के अंदर या ओटोटॉक्सिसिटी करने वाली है, उसमें तो जैसे अम्बिकासिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, ठीक है भाई, और फ्रूसेमाइड होगी, ऐसी टैबलेट रहती है। इसमें क्या आएगा? लॉस ऑफ एपेटाइट। आगे बात सुनिए, क्योंकि डाइजोक्सिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा? लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या रहेगा? लॉस ऑफ एपेटाइट। साइन ऑफ ब्रूसिंग, ये भी अगर प्लेटलेट वगैरह कम होती है और है उस केस में हो सकता है। और सेंसिटिविटी टू लाइट, ये जो फोटो सेंसिटिविटी ड्रग है, बहुत सारी मेटा ये जो अगर बात करें अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, इनसे मोस्टली सेंसिटिविटी ऑफ सनलाइट होती है। लेकिन डाइजोक्सिन का साइड इफेक्ट क्या रहेगा? मोस्ट कॉमनली लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दिया है इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन ऑन द हार्ट इंक्लूड। अब आपको पता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन एक हार्मोन भी है जो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और एड्रीनलिन एक प्रकार की इमरजेंसी ड्रग भी है। तो ये इमरजेंसी ड्रग हार्ट बीट को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। क्या करेगी? हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, और इमरजेंसी ड्रग है एड्रीनलिन। ठीक है भाई, ये रेशो अलग अलग होता है, जो आप एडीआर के अंदर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि 1:10,000 के हिसाब से दी जाती है। बच्चा है तो और अडल्ट है तो उसको 1:1000 के हिसाब से दी जाएगी। इस प्रकार अलग अलग रेशो होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो एड्रीनलिन का साइड इफेक्ट क्या रहेगा? हार्ट रेट को क्या कर देती है? ये इंक्रीज कर देती है। क्लियर? उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है अपने को ये वाला, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी। क्या किया है? ब्रोंकोस्कोपी किया है, तो इसका मतलब उसने क्या है? लंग्स का कोई प्रोसीजर किया है, और लंग्स से क्या लिया उसने? बायोप्सी ले ली। क्लियर भी? बायोप्सी का मतलब लिविंग टिश्यू की स्टडी करने के लिए जो सैंपलिंग होती है, कि विच फाइंडिंग इफ नोटेड इन द क्लाइंट शुड बी रिपोर्ट इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कि जब भी आप ब्रोंकोस्कोपी करो उस केस के अंदर आपको ऐसी कौन सा साइड इफेक्ट मिलेगा या ऐसा कौन सा साइन मिले तो आप तुरंत डॉक्टर को बताओगे। तो ड्राई कफ, हिमेचूरिया, ब्रोंकोस्पाज्म या ब्लड स्ट्रेक स्पुटम, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ड्राई कफ आ सकता है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है कि अपने, क्योंकि अगर ब्रोंकोस्कोप डाला है तो कहीं ना कहीं ट्रेकिया की जो सीलिया है वो क्या है? एक्टिव हो जाती है, तो नॉर्मली कफिंग तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया इसमें बहुत अलग है, क्योंकि ये ब्लड के जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आने लग जाता है। ये पाइलोग्राफी का होगा, लेकिन इसका नहीं है साइड इफेक्ट। ब्रोंकोस्पाज्म क्या आएगा? ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि ब्रोंकाई क्या हो जाएगी? इसके अंदर ब्रोंकाई के अंदर स्पाज्म आ जाता है, जिससे पेशेंट को डिजनिया हो सकता है, आरडीएस भी हो सकता है, रेस्पिरेशन उसका सीज हो सकता है। इसलिए मास्लो के अकॉर्डिंग अगर एबीजी देखें, एयरवे, ब्लड सर्कुले और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के हिसाब से देखें
तो कौन सा साइड इफेक्ट आएगा? मोस्ट कॉमनली ब्रोंकोस्पाज्म अगर उस पेशेंट के अंदर आए तो आपको तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करना है। ब्लड स्ट्रेक्स पुटम, देखो कहीं आप जैसे ही मान लो ब्रोंकोस्कोप डाल रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत अंदर है, कहीं ना कहीं माइल्ड इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा बहुत इंजरी की वजह से आ सकता है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो क्या रहेगी? अपनी ब्रोंकोस्पाज्म रहेगी। क्या रहेगी? ब्रोंकोस्पाज्म। क्लियर? उसके बाद अगर अपनी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पूरा 1 करोड़ का तो नहीं कहूँगा क्योंकि पूरी उम्र आपको नौकरी मिलेगी। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव ए बेड बाथ ऑफ इमोबिलाइज क्लाइंट विद ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। इस पेशेंट को क्या हो गया? टीबी है। क्या हो रहा है भाई ये? अच्छा, इस पेशेंट को क्या है? टीबी है। क्लियर? अब उसको टीबी वाले पेशेंट को वो क्या कर रही है? बेड बाथ करवा रही है। तो टीबी नाम से ही समझ गए होंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो वो कह रही है कि जब आप उसको बाथिंग करवा रहे हो तो कौन कौन से आइटम है वो आपको रखने चाहिए? सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर, गाउन एंड ग्लव्स, पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर एंड प्रोटेक्टिव आई वियर, सर्जिकल मास्क एंड गाउन एंड प्रोटेक्टिव आई वियर। तो इसने जितनी भी चीज़ें बताई है उसके अंदर अपने को ये देखना है कि नर्स को कौन कौन सी चीज़ें यूज करनी चाहिए। क्लियर भी? तो इसके अंदर नर्स कौन कौन सी चीज़ें यूज करेगी? तो ध्यान रहे, सर्जिकल मास्क की ज़रूरत नहीं होती, ग्लव्स ज़रूरी है, ग्लव्स ज़रूरी है इसके अंदर। क्लियर? सर्जिकल मास्क अपने यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जगह अपने करते हैं पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर, क्योंकि ये क्या है? इस प्रकार का जो मतलब फिक्स होने वाला जो होता है ना मास्क, उसे बोलते हैं। ठीक है? तो पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर रखेगी, गाउन रखेगी, क्योंकि हो सकता है कि उसकी स्किन के ऊपर जो अपने वाटर वगैरह डालने और है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए गाउन रखा जाता है और ग्लव्स डेफिनेटली रखना है। क्लियर भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह जाएगा? अपना बी वाला। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि अपने को द नर्स इज टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ ए क्लाइंट विद ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज सिलिकोसिस। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज वो होती है जो अलग अलग, जैसे मान लो कोई कॉटन फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसमें अलग मिलेगी, कोई शुगर केन के अंदर काम कर रहा है तो अलग मिलेगी, कोई खेत में काम कर रहा है तो अलग, कोई सिलिका फैक्ट्री में, सिलिका फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो उसे क्या मिले, उसमें क्या मिलेगा? सिलिकोसिस हो सकता है। ठीक है? तो जैसे मान लो इसने क्या बोला है कि सिलिका, और जो ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है ये मोस्टली होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। किसके थ्रू? रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। जैसे मान लो अगर सिलिका की डस्ट है वो अंदर चली गई, सिलिकोसिस हो जाएगा। और अगर कॉटन चली गई, कोई कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? बिस्नोसिस हो जाएगा। और अगर मान लो कोई काम कर रहा है किसके अंदर? शुगर केन के अंदर, खेत में जो वो शुगर केन वगैरह का जो काम करता है तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? बेगोसिस मिलता है। तो ये कह रहा है कि सिलिकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए अपने को किस प्रकार का अपने को जो है प्रोटेक्टिव आइटम रखना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा रखेंगे? जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होने वाली है। तो इसके अंदर कौन सा रखेंगे? गाउन रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे मास्क। क्या रखेंगे? मास्क। क्लियर भाई? अब उसके बाद एक फार्मर लंग भी होता है रे भाई, उसके अंदर आपको पता है सनोस्ट्रोम दिखाई देता है एक्सरे के अंदर, जब भी फार्मर लंग का एक्सरे करते हैं। तो अभी कह रहे द नर्स शुड रिपोर्ट विच असेसमेंट फाइंडिंग टू द HCP बिफोर इनिशिएटिंग थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इन ए क्लाइंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म। किसी पेशेंट को क्या हो रखा है भाई? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है। क्या हो रखा है?
पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है, इसका मतलब उस एम्बोलाई को तोड़ने के लिए अपने जो मेडिसिन यूज करते हैं, थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने वाली। तो जब आप थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने वाली मेडिसिन दे रहे हो उस पेशेंट को, उससे पहले आप उस पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हो। तो कौन सा ऐसा असेसमेंट मिलेगा जिससे आप तुरंत उस डॉक्टर को नोटिफाई करोगे कि भाई ये मेडिसिन अभी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्लियर? तो इसके अंदर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजी है। तो एक बार आप इसको देखो कि एडवेंटेशियस ब्रेथ साउंड या फिर टेम्परेचर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और लिया, या ब्लड प्रेशर उसका 198/110 है, और या फिर रेस्पिरेटरी रेट उसकी 28। तो देखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो रेस्पिरेटरी रेट तो उसकी बड़ी मिलेगी, कोई इश्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नॉर्मली है। टेम्परेचर भी आपको नॉर्मल दिख रहा है। क्लियर? लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है जो आपकी नज़र पड़े, आप पहचान गए हो, मुझे पता है आप भावी नर्सिंग ऑफिसर हो इसलिए आप पहचान गए कि कहीं ना कहीं ये बीपी इसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्लियर? बीपी क्या है उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस केस के अंदर अपने थ्रोम्बोलाइटिक दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बात ये है। तो ध्यान रहे, जब भी पेशेंट हाइपरटेंसिव हो उस केस में थ्रोम्बोलाइटिक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हाइपरटेंसिव होता है तो अपने रेटिना की स्किन के ऊपर जो माइनर कैपिलरी है वो और किडनी की जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो हो सकता है वो रप्चर हो जाए। क्लियर? और ऊपर से आपने थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दे दी तो ब्लीडिंग उसकी नहीं रुकेगी, इसलिए हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपने को हेमरेज को प्रिवेंट करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि हेमरेज हो सकता है इस कंडीशन में। क्लियर भाई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, कि ब्लड प्रेशर उसका कितना है 198/110 है। क्लियर भाई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसके अंदर अगर अपने देखें कि एक क्लाइंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी का पेशेंट है, रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग ए हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट ऑन असेसमेंट, कि सीकेडी का पेशेंट है और उसका क्या करना है, अपने को उसका करना है डायलिसिस। लेकिन आप ऐसे तो है नहीं कि आते ही पेशेंट का डायलिसिस करोगे, आते ही क्या करना है, उस पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, उस पेशेंट का असेसमेंट करना है। क्लियर? ऑन असेसमेंट नर्स नोट दैट द क्लाइंट्स टेम्परेचर इज 101 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है भाई, 101 डिग्री, ठीक है भाई। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आप हीमोडायलिसिस के लिए पेशेंट आया है और उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कितना, 101 डिग्री है, तो आप तुरंत क्या करोगे, एनकरेज द फ्लूइड या नोटिफाई एचसीपी या कंटिन्यूअस टू मॉनिटर वाइटल साइन या मॉनिटर द साइट फॉर संट फॉर इन्फेक्शन, कि जहाँ पे वो कैनुला लगाते हैं ना अपने, ठीक है भाई, संट लगाया होता है, ठीक है, डायलिसिस के लिए फिस्टुला बनाया होता है, उस चीज़ वाली साइट को क्या आप चेक करोगे क्या। क्लियर? अब देखो इसके अंदर अपनी बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर, ऑनलाइन की क्लास में भी कई बार फोन आ जाते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको करना पड़े, ऐसा पेशेंट आपके पास आए तो आप क्या करोगे,
तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा भी इस पेशेंट के लिए क्या करना है, ठीक है अभी। तो ध्यान रहे इस पेशेंट को अगर टेम्परेचर बढ़ा है इसका मतलब उसको फीवर है, तो तुरंत क्या करना चाहिए, अपने को नोटिफाई कर देना चाहिए। क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्या है, टोनोमेट्री इज परफॉर्म ऑन ए क्लाइंट विद सस्पेक्टेड डायग्नोस ऑफ ग्लूकोमा। द नर्स लुक्स एट द टेस्ट रिजल्ट document in the client's chart knowing that which the range for normal IOP। तो टोनोमेट्री यूज करते अपने IOP इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्लियर भाई। तो जब आप उसका ग्लूकोमा वाले पेशेंट को सस्पेक्टेड है, क्या लिखा है, ऐसे वर्ड का ध्यान रखा करो, जैसे इसने लिखा है सस्पेक्टेड कि उसको हो सकता है ग्लूकोमा हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसका आईओपी चेक कर रहे हो और उसकी आईओपी की आप नॉर्मल रेंज लिख रहे हो, तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल आईओपी कितना होता है। तो क्लियर भाई। तो नॉर्मल आईओपी कितना मिलेगा आपको, 10 to 21 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल आईओपी होता है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करें, द नर्स इज इवालुएटिंग द स्टेटस ऑफ क्लाइंट वो हैड क्रेनियोटमी 3 days अगो। 3 दिन पहले उस पेशेंट की क्या हुई है, क्रेनियोटमी, मतलब क्रेनियम के अंदर इंसिजन दिया है, स्कल के अंदर इंसिजन दिया है, ठीक। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड वी इंडिकेट दैट क्लाइंट इज डेवलपिंग मेनिंजाइटिस एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। तो उस पेशेंट के अंदर ऐसा कौन सा साइन मिलेगा आपको जिससे आपको ये पता चले कि इस पेशेंट के अंदर तो क्या है, मेनिंजाइटिस हो गया। मतलब 3 लेयर होती है ब्रेन की, ड्यूरामेटर, एकिनोइड मैटर और पायामेटर, जिसे मेनिंजिस बोलते हैं, उनकी इन्फ्लामेशन हो गई, तो कौन सा साइन उसके अंदर आपको मिलेगा। क्लियर भाई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा साइन मिलेगा मेनिंजाइटिस में, नेगेटिव कर्निंग साइन तो मिलेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव मिलता है। एब्सेंस ऑफ नचल रिजिडिटी ये नहीं होगी क्योंकि नचल रिजिडिटी प्रेजेंट होती है, गर्दन के अंदर स्टिफनेस आ जाता है। ए पॉजिटिव बर्जन्स की साइन। क्लियर। और ग्लासगो कोमा स्केल ये GCS जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए करते हैं, इसकी रेंज इसने 15 दे दी, इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। तो अब नॉर्मल साइन कौन सा मिलेगा, ये पॉजिटिव बर्जन्स की साइन, जिसके अंदर क्या करेंगे, एक कर्निंग साइन होता है, एक बर्जन्स की साइन होता है, ठीक है भाई। तो जो कर्निंग साइन होता है उसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट की नी को फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर पेन मिलेगा आपको, हैमस्ट्रिंग वगैरह में, मसल में। और पॉजिटिव बर्जन्स की साइन के अंदर क्या करेंगे, अगर उसके लेग को एलिवेट किया जाएगा तो उसका हेड भी पेशेंट का क्या होगा, जैसे फ्लैट लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट लेटा हुआ है, आप उसके पैरों को एलिवेट करोगे तो उसका हेड भी एलिवेट होगा। ये आप साइन देख लेना, इनकी इमेज देख लेना, बड़े ही इंपॉर्टेंट साइन है, कर्निंग साइन और बर्जन्स की साइन। क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो ना, तो आप जैसे कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैं भी गलत बता ही देता हूँ, बहुत पढ़ने के बाद भी कई बार गलतियाँ हो जाती है, आपको भी पता है, इंसान हैं तो गलतियाँ तो होगी। लेकिन अगर कुछ आपको मिले ऐसा तो आप तुरंत बता देना कि सर इस ऑप्शन की जगह ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे को सिखाओ, मैं आपको सिखाऊंगा। अब एक द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ गाउट। गाउट, गाउट आपको पता है गठिया रोग बोलते हैं, गठिया भाव सुना है ना, उसे बोले हैं गाउट। तो ये कह रहा है गाउट है, तो लैब के अंदर आपने उसकी रिपोर्ट सैंपल भेजा है तो आपको क्या मिलेगा, तो कैल्शियम 9 से 11 तो नॉर्मल होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो नॉर्मल है। यूरिक एसिड का लेवल 8.6 mg/dl, ठीक है भाई, यूरिक एसिड इसके अंदर बढ़ा हुआ है। तो ध्यान रहे गाउट है वो आपको पता है मोस्टली पहले तो छोटे जॉइंट्स होते हैं, फिंगर वगैरह के, थंब वगैरह के, इनमें, फिर लार्ज जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, अपने गाउट बोलेंगे। और ये प्यूरिन, हाई प्यूरिन प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे रेड वाइन हो गई, मीट हो गया, चीज हो गया, ठीक है भाई, इन सब के अंदर मिलता है।
प्यूरिन, तो प्यूरिन वाले प्रोडक्ट जो पेशेंट ले रहा है तो उसके अंदर ये गाउट मिलता है, इसलिए लो प्यूरिन डाइट उसे लेनी चाहिए। साथ में इसका ट्रीटमेंट होता है एलो प्यूरिनोल, ये इसका ट्रीटमेंट होता है गाउट का, ये मेडिसिन चलती है उसकी। क्लियर भाई? बाकी पोटासियम लेवल भी नॉर्मल है और फास्फोरस लेवल भी इसका नॉर्मल है। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा था कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज कंडक्टिंग ए रिसर्च स्टडी एंड इज आइडेंटिफाई क्लाइंट इन द कम्युनिटी एट रिस्क फॉर लेटेक्स एलर्जी, कि किसी पेशेंट को क्या है, लेटेक्स एलर्जी है। लेटेक्स एलर्जी आप जानते हो, लेटेक्स एलर्जी के अंदर जैसे रबड़ के जितने ही प्रोडक्ट, जैसे ग्लाउज ही मान लो, ठीक है भाई, तो लेटेक्स वाले प्रोडक्ट हैं उनसे एलर्जी हो रहा है। तो ये कह रहा है कि विच क्लाइंट पॉपुलेशन इज एट मोस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ एलर्जी, तो ऐसी एलर्जी जो कि लेटेक्स से हो रही है वो कौन से लोगों को सबसे ज्यादा होती है। क्लियर भी? तो हेयर ड्रेसर, होमलेस वालों में, या चिल्ड्रन डे केयर सेंटर में, या फिर इंडिविजुअल लिविंग इन ए ग्रुप होम, किस लोगों में मिलती है? तो ये सबसे ज्यादा मिलेगी किसके अंदर? हेयर ड्रेसर वालों में। किसमें मिलेगी? हेयर ड्रेसर वालों में। क्लियर भाई? आगे बात है, क्योंकि कई बार ना बच्चे ऐसे सोच रहे हाँ तो ये तो हेयर ड्रेसर में मिलेगी, फिर ऐसे हो जाता है कि सर तो इसको पता नहीं सी करेंगे या बी करेंगे, पता नहीं। तो देखो आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ। क्लियर भी? तो हेयर ड्रेसर वाले लोगों में सबसे ज़्यादा मिलती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बिकासिन इज प्रिस्क्राइब फॉर क्लाइंट विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अम्बिकासिन आपको पता है एक प्रकार की एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, मेडिसिन। तो ये कह रहा है एंटीबायोटिक दी है अम्बिकासिन, नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंटेक्ट द HCP इमीडिएटली इफ विच अकर। तो ऐसा क्या होगा पेशेंट को, ठीक है, अम्बिकासिन से ऐसा क्या होगा पेशेंट को जो नर्स इमीडिएटली क्या करेगी, HCP को बताएगी। क्लियर? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, नोजिया तो नहीं, लिथार्जी भी नहीं, हियरिंग लॉस, ठीक है भी, क्योंकि अम्बिकासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, फ्रूसेमाइड है, इन सब से ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। क्लियर भाई? तो ये अपने को ध्यान रखना है, अम्बिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी में दी जाती है, और फ्रूसेमाइड या फिर लासिक्स होता है ना भाई, लासिक्स इंजेक्शन होता है, उससे क्या होता है, क्या रहेगा, ऑटोटॉक्सिसिटी रहेगी। क्लियर भाई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट। ये कह रहा है डायरेक्ट एक्शन किसका, पैराथायरॉइड का, और एक्सेप्ट कह दिया कि डायरेक्ट एक्शन कौन सा है, एक्सेप्ट, इसका मतलब इसने पूछा है इनडायरेक्ट एक्शन का। क्लियर? तो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, ये डायरेक्ट काम है, क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, बोन से कैल्शियम को ब्लड में भेज देता है। क्लियर? इसलिए जब भी किसी पेशेंट में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है, पैराथार्मोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, उस केस में बोन से कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा। क्लियर? और बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा और ब्लड के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। क्लियर भी? और इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये इसका क्या है, इनडायरेक्ट काम है। पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है, इनडायरेक्टली क्या करता है, कैल्शियम को इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करवाता है, क्योंकि जो अपने को विटामिन डी सनलाइट से मिलता है वो स्किन के अंदर 25D हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल के साथ जुड़ता है, फिर लीवर में जाता है, फिर किडनी के अंदर जाके 125D हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, और फाइनली विटामिन डी किडनी में जाके ही एक्टिवेट होता है। क्लियर भाई? तो पैराथायरॉइड हार्मोन का इसने क्या पूछा, इनडायरेक्ट काम। तो इनडायरेक्ट काम क्या रहेगा,
के इंटेस्टाइन से कैल्शियम का ये क्या करा लेता है, अब्जॉर्प्शन करवा लेता है। क्लियर भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ले चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, दो तो नहीं गए, अच्छा एक ही गया है। अब ये कह रहा है विच आर द क्लासिकल साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत पुराना है, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या मिलता है। तो प्रोटीन यूरिया मिलेगा भाई डेफिनेटली। कोला कलर यूरिन ये मिलता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। जब स्टेप्टोकोकाई वगैरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, उस केस में कोला कलर यूरिन मिलता है। तो ये तो नहीं मिलेगा, अडीमा भी मिलता है। क्या क्या मिलता है, प्रोटीन यूरिया मिलता है और अडीमा मिलता है। क्लियर। हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड का लेवल ये कह रहा है ज़्यादा हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तीन साइन कौन से मिलेंगे, ये प्रोटीन यूरिया, अडीमा और हाइपो एल्ब्यूमिन यूरिया। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो एल्ब्यूमिन है, जो प्रोटीन का प्रोडक्ट है, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होने लग जाता है, बाहर आ जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना डी वाला। क्लियर भाई कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लासिकल ट्रायड में क्या क्या साइन आते हैं, तो ये तीन साइन मिलेंगे। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लिस्टर आर मेनली सीन इन, कि ब्लिस्टर किस में मिलते हैं, क्या फर्स्ट डिग्री में मिलेंगे या सेकंड डिग्री में मिलेंगे या फिर थर्ड और फोर्थ। देखो थर्ड और फोर्थ में तो मिलेंगे ही नहीं, नैप सेकंड में मिल, हाँ बताओ बताओ, फर्स्ट में नहीं होते, सेकंड में मिल जाते हैं। ब्लिस्टर किस में मिल जाते हैं, सेकंड में। ये भी बर्न की क्लास यूट्यूब पे डाली हुई है अपना, जो नरसिंह भाई बलवंत सर के नाम है, सिंह बलवंत सर के नाम से, उस पर पूरी डाली हुई है। अब अपने नेक्स्ट की बात करते हैं, कोरेक्टिव लेंस यूज इन मायोपिया। मायोपिया आप जानते हो, एक तो होता है नियर साइटनेस, जिसमें क्या है नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, एक होता है फार साइट, जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। कुछ ऐसा ही होता है क्या, अगर ऐसा नहीं है तो आप पढ़ लेना। उसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस। मायोपिया के लिए कौन सा यूज करते हैं, कनकेव लेंस। क्लियर भी। अब उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ते ही बता दोगे कि वेटर टिप पोजीशन सीन इन बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी या फिर इरेब्स पाल्सी या कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप्स। तो देखो वेटर टिप पोजीशन हो या पुलिसमैन टिप हो, ठीक है अभी, उसमें हाथ क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाता है टेढ़ा नीचे की साइड, ठीक है। अब वो बेल्स पाल्सी में तो होगा नहीं, क्योंकि बेल्स पाल्सी तो क्या है, एक प्रकार का जन्मजाति रोग है। फेशियल पाल्सी ये आपको पता है सेवंथ क्रेनियल नर्व से होता है, तो इसमें तो आपको पता है ड्रूलिंग ही होती है, तो उसमें भी नहीं है। इरेब्स पाल्सी, इरेब्स पाल्सी जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो अगर डैमेज हो जाता है तो उस केस में इरेब्स पाल्सी हो जाता है, जिसे वेटर टिप्स पोजीशन या पुलिसमैन टिप हो जाता है। कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, इसमें भी अलग साइन मिलेंगे आपको, ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी सिमेंट्रिकल या एसिमेंट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड, जो ग्लूटियल मसल के फोल्ड है वो किस प्रकार रहेंगे, ठीक है, ये सारे इसमें मिलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं अपने कि आ गया टाइम इसको डिलीट करने का। ये मैं एक बार सारे साफ कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। इतने कृपया शांति बना के रखें, लिख लो इतने, मेरी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, पेपर की तरफ देखो। ओके लेट्स अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा, ये वाला 41 नंबर।
The nurse has concern about the client's treatment and she report it to her supervisor. This is an example of. अब देखो, पेशेंट आया है, नर्स को पेशेंट की कंसर्न है ट्रीटमेंट की, पेशेंट के ट्रीटमेंट की कंसर्न, कंसर्न का मतलब चिंता, उसे पूरी टेंशन हो रखी है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट की, इसलिए वो क्या कर रही है, अपने सुपरवाइजर को बता रही है कि पेशेंट आया ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर का है या एथिक्स है या प्रिंसिपल है या स्टेट रेगुलेशन है, किस प्रकार का है? तो ये रहेगा अपना स्टैंडर्ड ऑफ केयर। क्या रहेगा? स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कि उस वो चाहती है कि इस पेशेंट की स्टैंडर्ड तरीके से केयर किए जाए, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करके उसकी केयर की जाए। एथिक्स में नहीं आएगा क्योंकि राइट और रॉन्ग होता है, प्रिंसिपल भी सेफ्टी सिक्योरिटी वाले आ गए, ठीक है। और स्टेट रेगुलेशन, स्टेट रेगुलेशन में कि स्टेट के अंदर क्या क्या रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है, अभी उस हिसाब से तो ये स्टेट रेगुलेशन अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर वो कोई पेशेंट आया और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर को दे रहा है कि जल्दी से आओ और उसका ट्रीटमेंट करना है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो कर रही है। उसके बाद ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, when charting the client's record or chart, the nurse most need to which one of the following things in case of manual documentation। ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट से और डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है कि अपने जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखते हैं और डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स रख रहे हैं या मैनुअल रख रहे हैं, तो उसके अंदर किस चीज़ का ध्यान रखेगी, ठीक है भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप वो हाथ से मैनुअली डॉक्यूमेंट्री कर रही है तो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैनुअली आई है तो उसके ऊपर हमेशा डेट एंड साइन होने चाहिए ईच एंट्री के, ठीक है। एवरी हाफ आवर करनी जरूरत नहीं, यूज ब्लैक बॉल पेन ये भी जरूरी नहीं, क्रॉस आउट एरर सो अदर कैन नॉट ओवर राइट दैम ये भी जरूरी नहीं है। ये कह रहा है कि क्रॉस आउट, जैसे मान लो ये गलत लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे पूरा ऐसे कर दो ताकि कोई दूसरा लिख ही ना सके, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अपने को हमेशा किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, डेट एंड साइन ऑफ ईच एंट्री, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when you are working with clients in relation to stressor, what thought you will keep in mind as a nurse। आप एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते पेशेंट की केयर कर रहे हो स्ट्रेस वाले की, तो स्ट्रेस के बारे में आप अपने दिमाग में क्या रखोगे, किस चीज़ का ध्यान रखोगे, न कि स्ट्रेस रखोगे दिमाग में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत है आपके, ठीक है। तो आप किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस एवरी वन एक्सपीरियंस स्ट्रेस, ऑल स्ट्रेस इज बैड या ऑल स्ट्रेस इज थेराप्यूटिक या स्ट्रेस इज वेरी इंडिविजुअलाइज एक्सपीरियंस या स्ट्रेस अलग अलग होता है, क्या चीज़ ध्यान रखोगे। क्योंकि आपको पता है कि इस धरती पे जो पैदा हो गया ना, उस हर प्राणी को स्ट्रेस है, इसका मतलब एवरी वन एक्सपीरियंस स्ट्रेस। हाँ ठीक है, स्ट्रेस थेराप्यूटिक है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या रखेंगे कि स्ट्रेस है वो कॉमन चीज़ है, सबको होती रहती है, बस कुछ सीरियस स्ट्रेस होती है और कुछ कम सीरियस होती है, क्लियर। तो क्या आंसर आ जाएगा, एवरी वन एक्सपीरियंस स्ट्रेस। डे टाइम का प्रोसेस है, सभी को रहती है, क्लियर। क्या हो गया रे, आगे चलो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is monitoring the chest tube drainage system in a client with chest tube. The nurse note intermittent bubbling in the water seal chamber. Which is the most appropriate nursing action? अब आपने देखा होगा किसी पेशेंट का थोड़ा सेंटेंसिस हुआ है, ठीक है भाई, या न्यूमोथोरेक्स था, हाइड्रोथोरेक्स था, उसके लिए डॉक्टर ने क्या कर दिया, ट्यूब लगा दी। अब ट्यूब जैसे ही लगाएंगे तो एक वाटर सील बोतल भी होती है, तो उसके अंदर ध्यान रहे कि अगर कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है, क्या कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है, इसका मतलब एयर लीक हो रही है, एयर लीक हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को बता देना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात, अगर बबलिंग हो ही नहीं रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया इसमें। और अगर इंटरमिटेंट
मिटेंट बबलिंग हो रही है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, और नॉर्मल चीज होती है उसको क्या करते हैं, हमेशा डॉक्यूमेंट करते हैं, फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट ही करते हैं। क्लियर। और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, अगर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा है, अगर मान लो चेस्ट वाली साइड से ट्यूब निकल गई तो अपने को तुरंत नॉन पोरस एडेसिव ड्रेसिंग से कवर कर लेना चाहिए उसे, ताकि उसको न्यूमोथोरेक्स न हो। और अगर अपरेटस वाली साइड से ट्यूब हट गई तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए, एनएस के अंदर डाल देना चाहिए। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। यू आर वर्किंग इन ए पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड एंड आर मॉनिटरिंग मिस्टर कुमार, कोई मिस्टर कुमार है, उसका ऑपरेट हुआ है और आप पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में उसकी केयर कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अलर्ट द नर्स फॉर द सेम, कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन आएगा जिससे आप तुरंत क्या हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। तो हाइपो एक्टिव बोवल मूवमेंट, देखो 3 दिन सर्जरी एनास्थीजिया वगैरह देते हैं और तो बोवल साउंड है कम हो जाते हैं, और अगर एनास्थीजिया दिया है तो ओरली देने से पहले भी उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करना पड़ता है अपने को। ठीक है। बीपी ठीक है भाई, नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है। क्या रह गया, एक ही रह गया, रेस्टलेसनेस, क्योंकि ये हाइपोक्सिया की कंडीशन में हो सकता है। क्लियर। इसलिए उसके वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहना चाहिए, यही कॉम्प्लिकेशन है जो डॉक्टर को बताने वाला है। क्लियर भी। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट की। ये रहा आपके स्क्रीन पे ओबीजी का क्वेश्चन आ गया। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ द प्रेग्नेंट क्लाइंट, वो इज 28 वीक गेस्टेशन। ठीक है, कितने वीक की है, 28 वीक की, और अपने को देखनी है उसकी फंडल हाइट कितने सेंटीमीटर मिलेगी। क्लियर भी। तो आपको पता है कि फंडल हाइट किस प्रकार बढ़ती है। तो ये मान लो बात करें अपने, ये अम्बिलिकस आ गया और ये जिफोइड प्रोसेस आ गया। तो जिफोइड प्रोसेस पे तो आपको मिलेगी 36 वीक पे, और यहाँ पे बीच में मिलेगी कब, एक तो 32 वीक पे मिलेगी, ठीक है भी, और एक अपने को 38 वीक पे मिलेगी जिफोइड प्रोसेस और अम्बिलिकस के बीच में, और अम्बिलिकस पे मिलेगी 24 वीक में। ठीक है। और पेल्विस केविटी में, क्योंकि यूट्रस है वो 12 वीक तक पेल्विस केविटी के अंदर होता है, 12 वीक के बाद वो ऊपर उठने लगता है। ठीक है। और इसके बीच में और सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में 16 वीक पे आ जाता है। तो ध्यान रहे, आफ्टर 24 वीक, 24 वीक के बाद अपने को ये देखना होता है कि फंडल हाइट को प्लस और -2 सेंटीमीटर कर दो जितने वीक है, और मैं तो यही कहूँगा कि प्लस में ही करो तो ही अपने नंबर प्लस में आएंगे। तो अगर 28 वीक की प्रेगनेंसी है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसकी फंडल हाइट कितनी जाएगी, शाबाश, कि सर माइनस तो है ही नहीं, माइनस होता 26 आती, 26 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए 30 सेंटीमीटर कर दो। क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट आर अलाउएबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द नर्स शुड टेल दैट क्लाइंट दैट विच एक्सरसाइज इज सेफेस्ट। सेफ कौन सी रहेगी प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए, स्विमिंग, स्क्यूबा डिवाइंग, लो इम्पैक्ट जिम्नास्टिक, या बाईसाइक्लिंग विद द लेग इन द एयर। अब आपके दिमाग में आती है सर किगल एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, तो अब इसके बारे में क्या बताओगे, कौन सा आंसर आएगा? स्विमिंग करा दें अगर डूब गई तो माता? चलो एक काम करो, इसका आंसर मेरे को आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट में डाल देना, मेरे पास स्क्रीनशॉट में डाल देना। अब देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन लेबर, which assessment finding indicate to the nurse that the client is beginning the second stage of labor। ठीक है भाई, कि नर्स ने क्या किया है कि
आया है पेशेंट प्रेग्नेंट, लेबर रूम के अंदर है, तो नर्स को कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज होती है ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक, सेकंड होती है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक, और थर्ड होती है एक्सपल्सन ऑफ फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन तक होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताओ कि कौन सा आएगा। ठीक है, कि नर्स को कैसे पता चलेगा कि अब क्या है, सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाली है। तो क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर, मेम्ब्रेन रप्चर, या सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली। तो क्या रहेगा, अगर सर्विक्स कंप्लीट डायलेट हो जाता है इसका मतलब सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई, क्योंकि सर्विक्स कंप्लीट डायलेट होता है 10 सेंटीमीटर तक। और जो मेम्ब्रेन रप्चर होती है ना भाई, मेम्ब्रेन रप्चर होती है वो हमेशा किस कंडीशन में होगी, सेकंड स्टेज के अंदर ही होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हो जाती है तो प्री मेच्योर या प्री रप्चर भी बोल देते हैं मेम्ब्रेन, ये भी अलग अलग होता है। जैसे प्री मेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन होगी मतलब लेबर स्टार्ट नहीं हो उससे पहले ही होगी, और प्री मेम्ब्रेन रप्चर की बात करें तो वो कब होगी कि जब सर्विक्स फुल डायलेट नहीं हुआ, लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो गया लेकिन सर्विक्स पूरा डायलेट नहीं हुआ, उससे पहले होगी, तो उसे प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये भी अपने ओबीजी के लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, उसमें देख लेना। क्लियर भी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द नर्स हैज बीन वर्किंग विद ए लेबरिंग क्लाइंट एंड नोट दैट शी हैज बीन पुशिंग इफेक्टली फॉर 1 आवर। 1 घंटे से वो पुश कर रही है। व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड, क्या रहेगी इस टाइम मदर की, कि वो 1 घंटे से बियर डाउन एफर्ट लगा रही है, पुश कर रही है। तो क्या उसे एम्बुलेट कराएं, या फिर रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, या चेंज पोजीशन, या कंज्यूम ओरल फ्लूइड। तो देखो ये काम तो कभी नहीं करना चाहिए बीच में। ठीक, पोजीशन चेंज का कोई मतलब नहीं है, रेस्ट कराना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन के बीच बीच में उसकी नीड होती है कि उसे रेस्ट हो, ताकि एनर्जी और बने, क्योंकि बियर डाउन एफर्ट या फिर ये क्या कर रही है, पुशिंग कर रही है, उस टाइम उसको नीड होती है किस चीज़ की, एनर्जी की। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। आज इस लेक्चर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ गया। ए पोस्टमार्टम क्लाइंट डायग्नोज विद सिस्टाइटिस, द नर्स शुड प्लान फॉर विच प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन क्लाइंट केयर ऑफ द क्लाइंट। अब ये कह रहा है पोस्टमार्टम क्लाइंट है, डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद आपको पता है कॉम्प्लिकेशन आ गया सिस्टाइटिस, मतलब ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर की क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, और आप उस पेशेंट की केयर कर रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड सीड्स बाथ, एनकरेज फ्लूइड इनटेक, प्लेसिंग आइस ऑन द पेरिनियम, मॉनिटरिंग हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिएट लेवल। तो क्या करोगे भी इसके लिए, देखो सिड्स बात तो आपको पता है अपने किस लिए करेंगे, पेरिनियल मसल के लिए करेंगे, तो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्फ्लामेशन में आपको पता है वैसे ही हॉट एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए, फ्लूइड देना चाहिए। क्या देना चाहिए उसे, फ्लूइड, क्योंकि सिस्टाइटिस है वो इन्फ्लामेशन है, कोई हो गया, हो सकता है उसे ई कोलाई वगैरह का इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, तो फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। प्लेसिंग आइस ऑन द पेरिनियम, ये काम आपको पता है जब एपिजियोटमी की होती है तो उसके अंदर अगर हिमेटोमा वगैरह हो जाता है और तब करते हैं। मॉनिटरिंग हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिएट लेवल, ये आपको पता है जब मान लो पीपीएच वगैरह हो और आपको ऐसे लगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड है और है, उस केस के अंदर करना चाहिए। क्लियर। तो भाई ये आपको सिंह नर्सिंग एकेडमी की तरफ से 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के पूरे हो गए, 20 पहले वाले लेक्चर में हैं और 30 इसमें हैं। जो 50 बच गए वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा और कुछ आपका नॉलेज बढ़ा होगा। न बढ़े तो दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि नॉलेज आप लोगों को बढ़ाना है, पेपर आप लोगों को देना है। तो मैं आपके भविष्य, क्या बोलते हैं उसे, ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।